मनुष्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, उसे अपने कर्मों के फल तो भोगने ही होते हैं। चाहे जितने भी उपाय कर ले, वह अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को यह बात सत्य लगती है और जिसको सत्य लगती है वह अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, और कुछ लोग ना ही कर्म के फल पर विश्वास करते हैं और ना ही भाग्य पर। एक गांव में दो व्यक्ति थे जिनमें बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक का नाम रमेश होता है और दूसरे का नाम सुरेश होता है। अक्सर रमेश और सुरेश में एक बात को लेकर बहस हुआ करती थी। रमेश कर्म फल पर विश्वास रखता था और भाग्य पर भी, और दूसरी तरफ सुरेश ना ही भाग्य को मानता था और ना ही कर्म फल में विश्वास रखता था। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद के कारण को खत्म करने के लिए दोनों एक दिन ज्योतिष विद्या के महान पंडित के पास पहुंचे, जिनका नाम दूर दूर तक विख्यात था। हालांकि सुरेश पूजा पाठ वाले पंडित पर भरोसा तो नहीं करता था, लेकिन ज्योतिषाचार्य पर भरोसा करता था। सुबह सुबह पंडित जी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी सुरेश और रमेश दोनों उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। पंडित जी उन दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, कहो कैसे आना हुआ। रमेश कहता है कि पंडित जी, हम लोग की दोस्ती बहुत पुरानी है, बचपन से ही हम लोग दोस्त हैं, लेकिन एक बात को लेकर हम दोनों में हमेशा तर्क होता रहता है। क्या किसी आदमी की किस्मत होती है या केवल बनावटी बातें हैं? और हम जो भी कर्म करते हैं, क्या भविष्य में कभी इसका फल मिलता है या नहीं? मैं तो सब कुछ मानता हूँ, लेकिन यह मेरा मित्र सुरेश किसी चीज को नहीं मानता है। सुरेश भी पंडित जी से सहमति जताई कि मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद और पूजा को मैं केवल एक ढोंग समझता हूँ। इसको मानने वाले और इसको बढ़ावा देने वाले भी सब ढोंगी हैं। पंडित जी कहते हैं कि दोबारा 3 महीने बाद मिलना, और सुरेश से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। तुम्हारे पास खेत तो है, लेकिन इस साल तुम्हारे घर में अनाज की कमी होगी। और सुरेश और रमेश पंडित जी की बात सुनकर घर चले जाते हैं। रमेश और सुरेश हमेशा की तरह मिलते जुलते रहे, लेकिन भाग्य वाले मुद्दे पर अब बहस नहीं होती थी। सुरेश के खेत में गेहूं बहुत अच्छा लगा था। वह शाम को कुछ मजदूरों को सचेत किया कि सुबह में गेहूं काटना है। सुबह जब मजदूरों को लेकर खेत में पहुंचा तो देखा कि गेहूं की जगह राख पड़ी हुई है। यह देखकर सुरेश अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि उसका सभी खेत एक ही जगह था और सारा गेहूं जल चुका था। संजोग अच्छा था कि उसके अगल बगल खेत वाले सभी लोग अपना गेहूं काट कर अपने घर लेकर चले गए। उसमें से एक मजदूर बोल पड़ा कि सुरेश भैया, जब मैं कल मजदूरी करके घर जा रहा था तो खेत के बगल में 2 लोग हंस भी रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। काफी अंधेरा होने की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। सुरेश निराश होकर सभी मजदूरों को लेकर घर लौट गया। खबर मिलते ही रमेश सुरेश के घर उससे मिलने आया। रमेश को पंडित जी की बात तो याद थी, लेकिन ऐसे मौके पर वह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मानसिक तनाव में लोगों को अच्छी बातें भी खराब लगती है, और खास तौर से उन लोगों को और भी ज्यादा लगती है जो नकारात्मक विचारधारा के हैं और जो भाग्य और तकदीर को नहीं मानते। रमेश ने कहा कि हमारे खेत में फसल अच्छी हुई थी, पैदावार भी बहुत अच्छी है, जितने अनाज की आवश्यकता होगी हमसे ले लेना। आखिर एक दोस्त की मुसीबत में काम नहीं आएगा तो कब आएगा? और इस तरह से रमेश ने सुरेश को अनाज देकर उसकी मदद किया। जब समय सामान्य हो गया तो एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, भाई सुरेश, पंडित जी ने 3 महीने बाद मिलने के लिए कहा था, चलते हैं थोड़ा पंडित जी से मिल लेते हैं, उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। और इस तरह रमेश और सुरेश दोनों पंडित जी के पास पहुंचते हैं। प्रणाम करने पर पंडित जी उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी सुरेश से कहते हैं कि सुरेश, क्या अभी तुम्हें इस बात में शंका है, संदेह है कि भाग्य झूठ होती है और कर्म फल झूठ होता है? सुरेश ने कहा कि पंडित जी, आप बताए तो थे कि इस वर्ष मेरे पास धन का अभाव होगा, शायद इसीलिए आपने 3 महीने बाद बुलाया था, लेकिन इसको तो संजोग भी कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से इसे भाग्य का भ्रम पालना उचित नहीं होगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वह आसानी से आपकी बातों को मान सकते हैं। रमेश ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे नहीं मानने से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। सुरेश ने कहा कि रमेश, हमें व्यर्थ की बातों में उलझाने का प्रयास न करो। पंडित जी ने रमेश को शांत करते हुए कहा कि सुरेश, जरा तुम अपना हाथ दिखाना। पंडित जी ने कहा कि तुम 2 महीने बाद फिर से मिलना, और सुरेश को संकेत देते हुए बताया कि तुम दूसरे महीने के आखिरी हफ्ते में एक बहुत बड़े दुख से गुजरोगे, जिसमें तुम्हें बहुत ही अधिक मानसिक पीड़ा होगी। और इस तरह से रमेश और सुरेश फिर से अपने घर चले जाते हैं। सुरेश मन ही मन सोचता है कि यह सब अफवाह की बातें हैं, संजोग को भला भाग्य कैसे बनाया जा सकता है? अब जीवन है तो छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, जीवन है तो छोटी मोटी समस्या तो आती ही रहेंगी। और यह सोचकर पंडित की सभी बातों को भूल जाता है। अचानक सुरेश को याद आता है कि पंडित जी 2 महीने बाद बुलाए थे, अब केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं।
अब मन ही मन बहुत ही खुश था कि इस बार पंडित जी की सारी बातें गलत सिद्ध होंगी। अब रमेश भी कभी भी भाग्य को लेकर हमसे तर्क वितर्क नहीं करेगा। आखिर जो मैं सोच रहा था उसके सामने रमेश और पंडित जी दोनों गलत सिद्ध हुए। तभी उसको खबर मिलती है कि मार्केट से आते समय उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनते ही वह बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, क्योंकि जैसा अभी सोच रहा था ठीक उसके विपरीत परिस्थिति आ गई। वो भागा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर ने सुरेश से कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। पहले संभावना थी कि दिमागी चोट ज्यादा आई होगी, लेकिन बालों बाल बच गई हैं, खतरे से बिल्कुल बाहर है। हाँ, शारीरिक चोट आई है, इसे सही होने में कुछ दिन समय लग सकता है। यह सुनकर सुरेश की जान में जान आती है। वह तुरंत पंडित जी की बात सोचने लगता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि पंडित जी ने हमें सचेत किया था, लेकिन अगर सत्य है तो उन्हें घटना के बारे में भी सचेत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आकलन के आधार पर उन्होंने बताया हो, लेकिन आकलन के आधार पर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि तुम्हें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ेगा, और समय का भी उन्होंने संकेत दिया था। पहले सुरेश कन्फर्म था कि भाग्य जैसे कोई चीज नहीं होती है, लेकिन दो बातों से वह धीरे धीरे संदेह करने लगा था, क्योंकि कन्फर्म अभी भी नहीं था कि भाग्य होती है। पहले नहीं में था, लेकिन अब हाँ में भी नहीं रहा। अब हाँ और नहीं के बीच में फंस गया। हाँ और नहीं के बीच तो केवल संदेह होता है, केवल भ्रम होता है। पता नहीं यह बात सही है या गलत है, संजोग है या वास्तविक है। क्योंकि अधिक लोगों की धारणाएं होती हैं कि नकारात्मक चीजों को आसानी से मान लेते हैं और सकारात्मक चीजों पर संदेह करने लगते हैं। यही हाल उस सुरेश की होती है। रमेश खबर सुनते ही सुरेश से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसके दुखों में शरीक होकर सहयोगी बनता है। कुछ दिनों के बाद सुरेश की पत्नी हॉस्पिटल से घर जाती है। 4-6 दिन बाद सुरेश के मन में पंडित जी से मिलने की बेचैनी होती है, क्योंकि अब जानना चाहता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और किसी एक बात पर विश्वास करना चाहता है। लेकिन विश्वास होने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण होने चाहिए, कुछ ऐसा प्रमाण जिसकी वजह से वो मान सके कि भाग्य वास्तव में होती है। इस बार रमेश सुरेश के यहाँ नहीं, बल्कि सुरेश रमेश के घर जाता है और उसे लेकर पंडित जी के पास पहुँचता है। सुरेश पंडित जी को प्रणाम करते हुए कहता है कि पंडित जी, आपने 2 बार जो मुझे इशारा किया वह सत्य साबित हुआ। इस बार भी आपने सूचित किया था कि हम बहुत बड़े दुख से गुजरेंगे, लेकिन अगर आप जानते थे तो आपको पूरी बात बतानी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि पूरी बात उसको बताना चाहिए जो कहने वाले की बातों पर भरोसा करता हो। जो पहले से ही आस्थाहीन लोग हैं, उनको भक्ति के बारे में ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। अभी भी तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि भाग्य होती है, और कर्म का जो फल है उसे कोई रोक नहीं सकता है, हम भी नहीं रोक सकते। अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो होनी को तुम टाल नहीं सकते थे। अगर तुम होनी को टाल सकते हो तो तुम्हें मैं एक आखिरी बात बताता हूँ। तुम अपनी पूरी बुद्धि लगा लो, पूरा तर्क लगा लो और कर्म फल को रोक कर दिखाओ, होनी को रोक कर दिखाओ। तुम्हारा भाई एक मानसिक रोगी है। 6ठे और 7वें महीने के बीच में किसी एक सोमवार के दिन बहुत बड़ा ग्रह का शिकार बनेगा। सावधान रहना, जान भी जा सकती है उसकी। अब पंडित जी की बात सुनकर सुरेश को अपने आप पर संदेह होने लगा, अपने बुद्धि और विवेक पर संदेह होने लगा। अभी तक उसका दिमाग जिन बातों को सत्य मान रहा था वह धीरे धीरे सब झूठ साबित होने लगे। अभी तक जिन विश्वासों को पकड़कर चल रहा था, अब धीरे धीरे वह डगमगाने लगे थे। इस बार घर तो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह मानसिक द्वंद में फंस जाता है। अगर सत्य मान ले तो उसकी अपनी हार होगी, उसकी अपनी मान्यताओं की हार होगी, और यदि झूठ मान ले तो हो सकता है कि उसका भाई ग्रह का शिकार बने। पंडित जी ने यह भी संकेत दिया था कि तुम्हारा भाई किसी ऊंचाई से नीचे गिर सकता है। सुरेश अपने भाई को अच्छी जगहों पर इलाज कराने लगा और उसकी हालत धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगी। 6 महीने के अंदर लाखों रुपया उस पर खर्च किया, केवल अपने भाई को सही करने के लिए नहीं, बल्कि पंडित की बातों को असत्य साबित करने के लिए। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो जान की परवाह नहीं, केवल अपनी बातों की परवाह करते हैं। और सुरेश का भाई जो वर्षों से बीमार था, पंडित जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उनके एक इशारे की वजह से उसका भाई 90% सही हो गया। उस भाई को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह मानसिक रोगी है। केवल डॉक्टर ही परीक्षण के आधार पर बता सकते थे, क्योंकि अब केवल कॉमन कमियां रह गई थी। सुरेश अपने भाई के संबंध में अपने घर परिवार में भी बता दिया था, जिसकी वजह से परिवार में खड़बड़ाहट मच गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे सुरेश ही नहीं बल्कि घर परिवार के सभी लोगों के दिमाग से सभी तरह की शंकाएं दूर हो गई थी, क्योंकि जब वह मानसिक रोगी रहा ही नहीं, तब उसे किसी ऊंचाई से कूदने गिरने का प्रश्न ही नहीं बनता। फिर भी सोमवार के दिन सभी लोग सावधान रहते थे। एक दिन सुरेश के सभी परिवार वाले उसके मामा के घर एक शादी में चले गए। दिन रविवार था और सबको मालूम था कि रातों रात आ जाएंगे, अर्थात सोमवार को सभी लोग सुबह में घर पर ही होंगे।
उस समय घर पर दो ही लोग थे, सुरेश की माताजी और उसका मानसिक बीमार वाला भाई। सुरेश की माताजी उस बीमार भाई के बगल में ही सोई थी। सुबह उठी और बाथरूम जाने से पहले ही वह बाहर से दरवाजा बंद कर दी, ताकि उसे बाहर जाने का कोई भय नहीं रहेगा। जैसे ही सुरेश की माताजी दरवाजा खोलती हैं, सुरेश का बीमार वाला भाई मेज से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। उस मेज पर चढ़ने का कारण बताए उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और तब तक सुरेश और पूरे घर वाले पहुंच जाते हैं। यह सुरेश देख करके हक्का बक्का रह जाता है। यह बुरी खबर रमेश पंडित जी को देता है। पंडित जी उसके दुख में शरीक होते हैं और सुरेश वाले के घर वालों को सांत्वना देते हैं। सुरेश पंडित जी से अंत्येष्टि के दिन आने का आग्रह करता है। पंडित जी सुरेश के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे सांत्वना देते हैं कि वह जरूर आए। अंत्येष्टि समारोह संपन्न होने के बाद सुरेश पंडित जी से कहता है, आज से आपको मैं अपना गुरु बनाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप हमें अपना शिष्य बनाएं। पंडित जी कहते हैं कि मैं शिष्य तो तुम्हें पहले से ही मानता हूँ, तभी तो मैं तुम्हें हर समय सचेत करता रहता हूँ, लेकिन तुमने तो अपने हट की वजह से अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में मुझे गुरु के रूप में अनदेखा करते रहे हो। गुरु शिष्य बना बनाया नहीं जाता है, यह भी एक समर्पण का रिश्ता है। जब किसी की भी बातों को तुम सहज स्वीकार कर लेते हो, उसके बताए रास्ते पर चलने लगते हो, तो तुम मानो या न मानो उसे गुरु बना ही लेते हो। अगली बात ध्यान से सुनो। कर्म फल होता है जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, पूर्वार्ध भी कहते हैं। आज जो हम करते हैं, आज का जो हमारा कर्म होता है, उसी से यह निर्मित होता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। आने वाले कल को ही हम भाग्य कहते हैं। अर्थात आज हमने जो कर्म किया उसका फल हमें आने वाले क्षणों में या आने वाले समय में मिलता है। हम हर क्षण अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य कुछ और नहीं है बल्कि हमारे ही कर्मों का फल है। जो होनी है, जो घटना होनी है, उसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसा होना नियति में हस्तक्षेप है। यह संभव नहीं है कि कर्मों के फल को रोका जा सके। इसलिए अगर भाग्य को सुधारना है तो पुनः होने वाले नए कर्मों पर ध्यान दें। जो कर्म करे सोच समझ कर करें। यदि वर्तमान और अपने आज को सुधार लिए तो आपका आने वाला कल अर्थात भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। सुरेश पंडित जी की बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ। अब उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाता। इस ज्ञान भरी वीडियो से आप सभी लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अभिव्यक्ति जरूर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। इस चैनल को प्यार और सहयोग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।